तो हमारे प्यारे आईसीएआई ने क्या करा है ना, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 करके घुसा दिया है हमारे ऑडिट के सिलेबस में। और क्या बोला है हमारे बेचारे फाइनल के बच्चों को कि जाके इंटर के सिलेबस में से वो चैप्टर देख रहे हैं ना, उसमें सारे के सारे ऐसे 500 की सीरीज घुसेड़ दी है। बेचारा बच्चा फाइनल का तो उससे पढ़ाई की नहीं जा रही है, इंटर का जाके कहां से देखेगा? इंटर में भी बहुत सारा कंटेंट है, तो इंटर का जाके कहां से देखेगा? टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपको इंटर का रेलेवेंट कंटेंट करा दूंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है, अलॉन्ग विथ बाइफरकेशन के कौन सा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है, कौन सा एमसीक्यू के लिए जरूरी है, और मेमोरी ट्रिक्स भी जोरदार बना दिए अपन ने, पूरी की पूरी सारे क्वेश्चन मेमोरी ट्रिक्स है। क्योंकि सर आईसीए ने बहुत गलत किया, एक लिमिटेड कंटेंट दे देते हैं ना बच्चे को, तो बच्चे को भी पता चल जाता है कि ठीक है मॉड्यूल में इतना है, हमको इतना करना है। लेकिन क्या बोला उनको, इंटर में से जाके देख लो, हम कुछ भी पूछ लेंगे केस स्टडी के फॉर्म में। मैंने बोला कोई नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर, आपका टीचर सीए शंकर लखवानी। बढ़िया तरीके से आपको गाइड कर दूंगा और पूरा पूरा पढ़ा दूंगा। आज ऐसे 500 से शुरुआत करता हूं, बाकी सारे एसेस भी आ रहे हैं, ठीक है सर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब कर दो। वेटेज रहेगा इसका 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अगर आएगा तो 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा, और अगर एमसीक्यू आएगा तो 2 मार्क्स का उसका एमसीक्यू बनेगा। देखो सर, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं इसमें से एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है सर। क्यों सर? आईसीए ने तो बोला केस स्टडी, केस स्टडी में भी ये लोग क्या करते हैं ना, आईसीए वाले बहुत बार बड़ी बड़ी केस स्टडी देते हैं और एंड में है ना क्वेश्चन एकदम बेसिक सा पूछते हैं, यानी कि बच्चों को डराने के लिए बड़ी सी केस स्टडी बना देंगे, एंड में क्वेश्चन तो डायरेक्ट होगा, ठीक है सर। सब कुछ कवर कर लेंगे इस चैप्टर में, ठीक है सर। फटाफट तरीके से शुरू करते हैं। वेटेज रहेगा 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है सर। इससे 500 ऑडिट एविडेंस, सबूत के बारे में बात कर रहे हैं सर, सबूत, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी। देखो सर, वीडियो को लाइक कर देना, किया नहीं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है सर। आपके भाई बंधु भी खुश हो जाएंगे। और कमेंट कर देना, कमेंट में कैसे डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट इन May 24। 70+ का अपने को टारगेट लेके ही चलना है, तभी कुछ बात बन पाएगी। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, 70+ तो आना ही चाहिए। इससे 500 ऑडिट एविडेंस अलॉन्ग विद मेमोरी टेक्निक्स। पहला है ना कुछ बेसिक्स मैं आपको कवर कर देता हूं, बेसिक्स एकदम एंड में कवर करें मैंने, पहले मैं आपको बेसिक बातें कर देता हूं। देखो सर, आओ क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिक्स कुछ बातें हैं एमसीक्यू की, ठीक है सर। मैजिक चार्ट्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑडिट एविडेंस यानी कि सबूत का मतलब क्या होता है ना, इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर, वो इन्फॉर्मेशन जो कि ऑडिटर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है टू अराइव एट कंक्लूजन, यानी ये इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे ऑडिटर है ना कंक्लूजन पे पहुंचेगा, ठीक है। ऑडिटर ओपिनियन फॉर्म करेगा, ठीक है सर। ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बलबूते पे ऑडिटर कंक्लूजन पे पहुंचेगा, ऑडिटर ओपिनियन बनाएगा, और इसमें दोनों आता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट प्रोसीजर्स है ना 2 प्रकार के होते हैं, रैप और फैप, यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर भी आगे और 2 प्रकार के होते हैं, कौन से सर? कंप्लायंस प्रोसीजर यानी कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर यानी कि टेस्ट ऑफ डिटेल, ठीक है सर। और सिलेक्शन ऑफ आइटम्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, यानी ऑडिट एविडेंस मेरे को कलेक्ट करना है, सबूत मेरे को कलेक्ट करने हैं, तो या तो मैं 100% एग्जामिनेशन करूंगा जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, या तो मैं स्पेसिफिक आइटम को टेस्ट करूंगा, या तो फिर मैं ऑडिट सैंपलिंग करूंगा, जो कि आप ऐसे 530 में सीखोगे कि क्या कुछ गिनी चुनी चीजों को ही मैं टेस्ट करूंगा, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ जी, ये सारी बेसिक्स बातें थी, खाली समझने के लिए थी, याद वगैरह कुछ नहीं करना। अब देखो कुछ एमसीक्यू के लिए बातें, टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस यानी कि सबूत के कौन से टाइप्स होते हैं, तो देखो एक होता है डिपेंडिंग अपॉन नेचर, एक होता है डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। नेचर के हिसाब से है ना, या तो विजुअल यानी कि ये देखो, या तो विजुअल, या तो ओरल, या तो डॉक्यूमेंट्री। ऑडिट एविडेंस कैसा हो सकता है? देखो विजुअल यानी मेरी आंखें, ओरल यानी बोलना, और डॉक्यूमेंट्री यानी कि लिखना, यानी कि या तो वो विजुअल हो सकते हैं यानी कि मैं उनको खाली देख सकता हूं, मान लो इन्वेंटरी काउंटर है तो उसको मैं देख सकता हूं अपनी आंखों से। ओरल यानी कि बोलने वाला, यानी कि मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, मैं किसी एम्प्लॉय की इंक्वायरी कर रहा हूं ना, तो वो भी मेरा ऑडिट एविडेंस आएगा। डॉक्यूमेंट्री यानी कि मैं कोई है ना फिजिकल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा हूं, समझ गए? मैंने बोला हाँ जी। और सोर्स कौन से होते हैं? इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि कंपनी के अंदर की डॉक्यूमेंट, एक्सटर्नल यानी कि कंपनी के बाहर की डॉक्यूमेंट। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस है ना बढ़ जाती है, यानी कि ये वाला ऑडिट एविडेंस अच्छा होता है। कौन सा सर? 5 केस में ऑडिट एविडेंस अच्छा होता है, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। पहला, जब इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलता है, यानी कि जब एक्सटर्नल सोर्स से मिलता है। इंटरनल सोर्स से अगर मिला ना कंपनी के, तो कंपनी तो झूठ भी बोल सकती है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स से मिला यानी कि जो ऑडिट एविडेंस है ना वो रिलायबल है, वो ज्यादा अच्छा है। दूसरा, जब कंट्रोल्स अच्छे होते हैं ना तो ऑडिट एविडेंस भी कैसा होता है? रिलायबल। तीसरा, अगर ऑडिटर को डायरेक्टली मिलता है ना तो वो ऑडिट एविडेंस कैसा होता है? रिलायबली। अगर किसी के वाया वाया मिलता है ना तो हो सकता है उसमें गड़बड़ की गई हो। फिर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मिलता है ना तो वो रिलायबल होता है। क्यों? क्योंकि ओरल में मिलेगा तो फिर पता नहीं, बात बदल भी सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में लिखा होगा ना तो लिखा हुआ वाली बात, साइन की हुई बात हमेशा क्या होती है? सच होती है। और प्रोवाइडेड बाय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर जेरोक्स मेरे को मिलेगा, फोटोकॉपी मिलेगा, तो हो सकता है रिलायबल ना हो, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगी तो रिलायबिलिटी के चांस बढ़ जाएंगे। मैंने बोला हाँ जी। ये थी कुछ बेसिक बातें ऑडिट एविडेंस के बारे में। अब आओ पढ़ते हैं अच्छी वाली बातें, एडवांस वाली बातें, इंपॉर्टेंट वाली बातें, ठीक है सर। मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मेमोरी टेक्निक देखना। इंडिया ने इंक्वायरी करी, एनालिसिस किया एक्सटर्नल देशों से, और फिर आरआरआर बनाई और ऑस्कर जीता। आरआरआर बनाई थी नाटू नाटू नाटू, बस वैसा ही।
ठीक है सर, देखो मैंने अंडरलाइन करा है इंडिया इंक्वायरी एनालिसिस एक्सटर्नल आरआरआर ऑस्कर, ठीक है सर, उसके हिसाब से मैंने आंसर को फ्रेम किया। इंडिया, आई फॉर इंस्पेक्शन, ठीक है सर, तो पहला क्या आएगा इंस्पेक्शन, फिर दूसरा क्या आएगा, देखो इंक्वायरी करी थी तो फिर यह क्या आ गया दूसरा इंक्वायरी, तीसरा क्या था एनालिसिस किया था बाहर के देशों का तो एनालिटिकल प्रोसीजर, चौथा क्या आ गया कंफर्मेशन, ठीक है सर, और पांचवा आरआरआर रिकैलकुलेशन रीपरफॉर्मेंस, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, ठीक है सर। ऑस्कर का क्या लिया मैंने, ओ ऑब्जर्वेशन, समझ गए मेरी बात को, मैंने बोला हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, समझ में आ गया बिल्कुल तरीके से, ठीक है सर, मैंने बोला हाँ जी, बात समझो। यानी कि देखो इंडिया है नहीं है, इंक्वायरी का आई ले लिया मैंने, फिर इंक्वायरी तो है ही, एनालिसिस का एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन का एक्सटर्नल, आरआरआर और ऑस्कर, ठीक है सर, मैंने बोला हाँ। इंडिया इंस्पेक्शन, तो देखो इंस्पेक्शन किसका होगा, एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो होती है ना लिखी हुई डॉक्यूमेंट होती है, मैंने बोला ये कंपनी की इंटरनल डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, बाहर की कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकती है, पेपर फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है, या तो फिर एग्जामिनेशन ऑफ असेट हो रहा है, इधर असेट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा हूं, चेक करके आ रहा हूं असेट है कि नहीं है। डिफरेंट नेचर एंड सोर्स ऑफ एविडेंस की डिफरेंट रिलायबिलिटी होती है, यानी कि देखो मैंने भी बताया था रिलायबिलिटी कब बढ़ेगी, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेगी, रिलायबिलिटी कब मिलेगी, जब एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट मिलेगी, तो ठीक है रिलायबिलिटी अलग अलग होती है अलग अलग एविडेंस की, ठीक है सर। एग्जांपल भी दिए हुए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं कुछ रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्ट करता हूं उसका एग्जांपल, और शेयर्स को अगर मेरे को चेक करना है ना तो मैं क्या चेक कर लूंगा, डॉक्यूमेंट चेक कर लूंगा, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होगी ना तब पता चल जाएगा कि आपने शेयर्स खरीदे कि नहीं खरीदे, ठीक है, तो वो भी क्या है ऑडिट एविडेंस है, वो भी क्या है किसका पार्ट है, तो मैंने बोला इंस्पेक्शन का पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है इंक्वायरी, इंक्वायरी में क्या करता हूं ना नॉलेजेबल पर्सन से मैं इंफॉर्मेशन लेता हूं, बुद्धू जने से मत लेना, जिसको नॉलेज नहीं है उससे मत लेना, नॉलेजेबल पर्सन से लेना। अभी ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। इंक्वायरी में एंटिटी के अंदर के बंदों की भी कर सकता हूं, एंटिटी के बाहर के बंदों की भी कर सकता हूं, और ये इंक्वायरी से मेरे को क्या मिलेंगे सर, रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, ठीक है सर। ये फॉर्मल इंक्वायरी भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, लिखित में भी हो सकती है और ओरली भी हो सकती है। मैंने बोला ठीक है सर, एकदम बेसिक बेसिक बातें, कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सब अपने आप याद हो जाएगा। एनालिसिस से क्या मेरा निकला, एनालिटिकल प्रोसीजर, इधर मैं फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता हूं, ठीक है सर, और फ्लक्चुएशंस रिलेशनशिप इनकंसिस्टेंसीज पता चल जाती है, डिविएशंस पता चल जाते हैं। तो मान लो देखो सर 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए 1000 रुपए, तो कैसे पता चला आपने को एकदम इनकंसिस्टेंसी आ गई, कोई बड़ा फ्लक्चुएशन आया ना, तो एनालिटिकल प्रोसीजर का काम यही होता है कुछ फ्लक्चुएशन को पता करना, रेशियो एनालिसिस और दूसरे टेक्निक्स के बलबूते पे। एनालिटिकल प्रोसीजर जब आपको कराऊंगा ऐसे 520 तब आपको डीप में समझाऊंगा, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ, अभी सिंपल सी बात समझो, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच का रिश्ता पता करना पड़ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो पता करना पड़ता है। फिर एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इसका भी अलग से एसए है, एसए 505, वो करवाऊंगा तब आपको डीप में समझाऊंगा। अभी एक सिंपल सी बात समझो, मेरे को है ना कंफर्मिंग पार्टी से रिटर्न रिस्पांस लेना पड़ता है, ठीक है। ये रिटर्न रिस्पांस पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, असर्शंस को एड्रेस करने के लिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है ना, तो देखो बेसिक बात भाषा में ऐसा होता है कि जो ऑडिटर है ना वो बाहर की पार्टी से कंफर्मेशन लेता है, ठीक है सर। डीप में मैं आपको ऐसे 505 में समझाऊंगा, लेकिन अभी एक सिंपल सी बात समझो, ऑडिटर है ना डेटर को फोन करके पूछता है, फोन नहीं करता एक्चुअली में, पर एग्जांपल के तौर पे सुन लो, डेटर को फोन करके पूछता है कि सच में 5 लाख रुपए पेंडिंग है कि नहीं, क्रेडिटर को फोन करके पूछता है कि सच में 5 लाख रुपए पेंडिंग है कि नहीं, बैंक को फोन करके पूछता है कि सच में 2 लाख रुपए का इन लोगों के पास कैश है कि नहीं है। यानी कि हमारा ऑडिटर है ना बाहर के बंदों को फोन करके क्या करते हैं सर, इंक्वायरी लेते हैं, एक्चुअली में फोन नहीं करते, एक्चुअली में रिटर्न में जाते हैं, पर मैं आपको इसी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है सर। ऐसे 505 में डीप में पढ़ाऊंगा। तो सर किस किस बात का मैं ले सकता हूं एक्सटर्नल कंफर्मेशन, कोई एग्रीमेंट का ले सकता हूं, डेटर से ले सकता हूं, किसी एग्रीमेंट का ले सकता हूं, किसी साइड एग्रीमेंट का ले सकता हूं। मैंने बोला हाँ जी सर। फिर होता है रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन में क्या करते हैं ना, आपने कैलकुलेट किया 5 + 5 9, तो मैं उसको बोलूंगा नहीं वापस से अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करूंगा, और मैं बोलूंगा आपने गलत किया है, 5 + 5 10 होता है। यानी कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना, चाहे मैनुअली चेक करो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली। फिर होता है रीपरफॉर्मेंस, रीपरफॉर्मेंस यानी आपने एक काम कर लिया है, मैंने उस काम को दोबारा करके देखा। इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स ओरिजिनली परफॉर्म्ड एज इंटरनल कंट्रोल, यानी कंपनी ने कोई काम कर लिया होगा जो कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होगा, और ऑडिटर आके वो काम को दोहरा रहा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि देखो लुकिंग एट प्रोसेस परफॉर्म बाय अदर्स, एग्जांपल इन्वेंटरी काउंटिंग। यानी कि क्या होता है ना, ऑडिटर है ना खाली वहां पे जाके हाथ बांध देते हैं, देखो जैसे मैंने हाथ बांधे ना, और वहां पे जाके खाली देखता है। यानी इन्वेंटरी काउंटिंग कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, और ऑडिटर का काम क्या है, एएनएमएस जाओ और उधर जाके खाली देखो, ठीक है सर। ऑडिटर का काम है, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी चलो, क्या बोल रहा था मैं, ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर वहां पे खाली हाथ बांध के देखेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, इन्वेंटरी काउंटिंग मैनेजमेंट करेगा। लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, लिमिटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि हो सकता है कि ऑडिटर निगरानी करना छोड़ दे, ऑडिटर ऑब्जर्वेशन करना छोड़ देना, तो कंपनी भी काम करना छोड़ दे,
यानी कि जब तक ऑडिटर ऑब्जर्व करेगा ना तब तक ही हो सकता है कंपनी अच्छा काम करे, फिर कंपनी लुच्चागिरी कर सकती है। मैंने बोला ठीक है सर। अगली बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर इन केस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। यानी कि एक्सपर्ट है ना, एंटिटी ने कोई एक्सपर्ट हायर कर रखा है, उस केस में एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर पे क्या इंपैक्ट आएगा। क्या कर रखा है, एंटिटी ने कोई एक्सपर्ट हायर कर रखा है, मैनेजमेंट ने कोई एक्सपर्ट हायर कर रखा है, तो उस केस में एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे निकालूंगा, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कैसे निकालूंगा। तो देखो मेमोरी टिप क्या है, कॉम्प्लेक्स मैटर हो तब भी मैं अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल के एक्सपर्ट की तरह सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा। ठीक है सर। अब देखो सर, ये सारे के सारे मैंने जो अंडरलाइन किए उससे ही मेमोरी टेक्निक बन रही है। कॉम्प्लेक्स मैटर से क्या पता चल रहा है, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, यानी कि जिस मैटर के लिए मैंने एक्सपर्ट को रखा है वो मैटर कितना सिंपल है, वो मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है। मैंने बोला हाँ जी। फिर नॉलेज, ऑडिटर की नॉलेज क्या है एंड एक्सपीरियंस क्या है मैनेजमेंट एक्सपर्ट का इन फील्ड, यानी कि जो एक्सपर्ट मैनेजमेंट लेके आया है ना, यहाँ पे ऑडिटर से एक्सपर्ट की बात नहीं चल रही, ऑडिटर एक्सपर्ट अलग होता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट अलग होता है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट लेकर आया ना एक्सपर्ट, तो ऑडिटर की नॉलेज क्या है उस एक्सपर्ट के बारे में, क्या ऑडिटर ने उसका काम पहले देख रखा है, उसके बारे में बात करूंगा। फिर एक्सपीरियंस, ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ वर्क ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि क्या ऑडिटर ने पहले काम कर रखा है कि एक्सपर्ट के साथ। ठीक है सर। उसके बारे में चेक करेंगे कि ऑडिटर का पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, प्रायर एक्सपीरियंस क्या है एक्सपर्ट के साथ। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एविडेंस को टेस्ट करूंगा। फिर नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। ठीक है सर। यानी कि एक्सपर्ट्स वर्क के काम करने का दायरा कितना है, वो कौन से काम कर रहा है, वो कौन से काम नहीं कर रहा है हमारा एक्सपर्ट। और कंट्रोल, यानी कि नेचर, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क। जैसे एंटिटी पे इंटरनल कंट्रोल लगता है वैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे भी इंटरनल कंट्रोल लगता है, उसको मेरे को टेस्ट करना है। मेमोरी टेक्निक बढ़िया वाली थी कि कॉम्प्लेक्स मैटर हो तभी भी मैं अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस से ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाल के एक्सपर्ट की तरह सिचुएशन कंट्रोल कर लूंगा। मैंने बोला हाँ जी सर। यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एग्जांपल एक्चुअरी। ठीक है सर। कोई भी बंदा हो सकता है जो कि मैनेजमेंट ने काम करने के लिए रखा है, तो उसका काम में यूज करते तीन बातों का ध्यान रखूंगा। पहला है रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का रोल क्या है, पहले है ना एक्सपर्ट की औकात चेक करो। औकात यानी कि उसकी कंपिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी चेक करो। ठीक है सर। कैसे चेक करोगे, तो अभी मैंने बोला पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ऑडिटर ने पहले काम उसका देखा होगा, ऑडिटर का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस होगा वो एक्सपर्ट के साथ, वो या तो एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करो या तो एक्सपर्ट के द्वारा लिखी गई बुक्स चेक करो। ठीक है सर। एक बार आपने उसकी औकात चेक कर ली ना, फिर उसके काम को समझो। कैसे समझोगे, उसके काम को देख के, सी द मेथड्स ऑफ वर्क। ठीक है। और उसके बाद देखो उसका काम कितना एप्रोप्रिएट है, तो वो कैसे देखोगे, रेलेवेंस ऑफ वर्क, यानी क्या उसका काम रेलेवेंट है कि नहीं, जो एजम्पशन वो यूज कर रहे हैं वो रेलेवेंट है कि नहीं, और सोर्स डेटा रेलेवेंट है कि नहीं। यानी कि रेलेवेंस किसका, वर्क का, एजम्पशन का, सोर्स डेटा का। समझ में आ गया सर। और हाउ टू फाइनली डिसाइड वेदर टू यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, फाइनल डिसीजन कैसे लूं कि ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट अच्छा है कि नहीं, इसका काम में यूज करूं कि नहीं। तो देखो रेलेवेंस देखना है, रीजनेबलनेस देखना है वर्क का बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। अगर आपने बार बार देखा होगा ना, एक ही बात आ रही है कि एक्सपीरियंस देखना है ऑडिटर को, पहले उसने काम कर रखा होगा ना एक्सपर्ट के साथ, तो देखना है कि मेरा पहले क्या एक्सपीरियंस था, याद करो। ठीक है, कि मेरा पुराना एक्सपीरियंस क्या था। नॉलेज लेना है सर आपको क्लाइंटेल का, कि जो मेरा क्लाइंट है ना, जिसका धंधा मैं करने जा रहा नहीं, जिसका ऑडिट मैं करने जा रहा हूं। ठीक है सर। तो क्लाइंट का क्या लेना है, मेरे को नॉलेज लेना है। यानी कि सर देखो क्या बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, सिंपल सी बात समझो ना। देखो ये रही, ये एक एंटिटी है, एंटिटी ने क्या रखा है, मेरा प्यारा एक्सपर्ट रखा है। तो ऑडिटर आएगा और उसके काम को चेक करेगा। ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। तो कैसे चेक करेगा, वो देखेगा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या रह चुका है इस एक्सपर्ट के साथ। क्या क्या चेक करेगा, पास्ट एक्सपीरियंस। फिर वो देखेगा कि क्लाइंट क्या धंधा कर रहा है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट वो देखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के वो किसके काम को जांचेगा, किसके काम को चेक करेगा, मैं कहा एक्सपर्ट के काम को चेक करेगा जी, एक्सपर्ट के काम को। दूसरा वो मेथड देखेगा, एजम्पशन देखेगा, सोर्स डेटा देखा था। देखो इधर भी आया था ये, वर्क देखेगा, एजम्पशन देखेगा, सोर्स डेटा देखेगा। सेम चीज आ रही है इधर, देखो एजम्पशन देखेगा, सोर्स डेटा देखेगा। एग्जांपल भी इनका एक ICA का, ग्रेच्युटी के केस में क्या देखेंगे, एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन देखेंगे। मान लो कि सैलरी कितनी मिल रही है, ग्रेच्युटी वैल्यूएशन के लिए हो सकता है बाहर के एक्चुअली को रखा हो, तो क्या क्या चेक करेंगे, सोर्स डेटा चेक करेंगे, यानी कि सैलरी चेक करेंगे। ठीक है सर। मैंने वही बोला, फेमस क्वेश्चन है ग्रेच्युटी और सैलरी बेनिफिट्स का। अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है ना उस एक्सपर्ट के काम से, तो उसका काम वो यूज कर लेगा, यूज द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। नहीं सेटिस्फाइड है तो रिपोर्ट कर देगा ऑडिट रिपोर्ट में। बस इतना ही, ऐसे था, इतना छोटा सा प्यारा सा था। ठीक है सर। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना कमेंट में दैट ऐसा विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन ऑडिट इन May 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द वेरी बेस्ट।